हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अथर्व स्टोर रूम की तरफ चला गया था और वह रास्ता भूल गया था, तो सब लोग उसे वहां से लेकर आ गए। अथर्व हाल में आया तो अक्षत न्यू एल्बम लेकर उसे नहाने भेज दिया धैर्य और वह बैठकर एल्बम देखने लगे। मीनल जी की सूट सलवार में कई फोटो थी जिनमें उन्होंने दो चोटियां बनाई हुई थी। एक बड़ी सी फैमिली फोटो भी आई जिसमें मोहन जी और मीनल जी के परिवार वाले थे। उसमें सबके साथ खड़े एक इंसान के चेहरे पर दोनों की नजर ठहर गई। उसे फोटो को देखकर दोनों बुरी तरह से चौंक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अक्षत बोला, अरे दादी, यह कौन है? ये तो दादाजी है पता चल रहा है, लेकिन ये तो मीनल जी ने उसे चेहरे को देखा और बोली, बेटा यह इनके बड़े भाई है। ये सुनकर अक्षत की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वह चेहरा उसके दादाजी करणवीर जी जैसा लग रहा था। वह बचपन में उन्हें बिना दाढ़ी मूंछों के देख चुका था। तभी धैर्य एल्बम लेकर खड़ा होते हुए बोला, चल बाकी फोटोज ऊपर अर्थ के साथ देखेंगे। चल। वह अक्षत को वहां से लेकर ऊपर कमरे में चला गया। अक्षत सदमे में था। इसका मतलब उसके दादा का ठाकुर फैमिली से पुराना रिश्ता था, वह भी खून का। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह अथर्व से इतना प्यार क्यों करते हैं। अथर्व नहाकर बाहर आया तो उसने अक्षत और धैर्य को बेड पर बैठे देखा, तो वह अथर्व बोला, धैर्य इस रुतली आत्मा को क्या हुआ है? तो धैर्य बोला, ये देख, तू देखेगा तो तू भी हिल जाएगा। अथर्व अपनी बार झाड़ते हुए बोला, देखा क्या? देखकर इसके तोते उड़े हुए हैं। अथर्व ने जब वह फोटो देखी तो वह थोड़ा चौंक गया और बोला, इसका मतलब नाव्या डार्लिंग सही कह रही थी, उसने सच में दादू की फोटो यहाँ हवेली में देखी थी। जब अक्षत ने उसे देखा तो अथर्व ने उसे दिन की बात बताई जो आध्या ने कही थी। फिर वह बोला, उसी दिन मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या उनका इस परिवार से कोई रिश्ता है, तो वह सबका गए थे और मैंने उन्हें सब समझने का नाटक करके खूब डराया भी था। जब तुझे फोन किया था उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मैं बात टाल दी थी। और अभी कुछ देर पहले दादी का रिएक्शन, वह भी गुस्से में थी कि वह दरवाजा क्यों खुला छोड़ गया। वैसे तुम दोनों ने उनसे पूछा नहीं कि कौन है ये? तो धैर्य अक्षत को देखते हुए बोला, उन्होंने कहा कि यह तेरे दादा के बड़े भाई है। अथर्व हैरानी से अक्षत को देखने लगा और फिर कहा, मतलब हम दोनों सच में भाई है? वह अक्षत के ऊपर ही कूद गया। वही अक्सर बोला, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। वह भी खुश हो गया। उसके बाद अथर्व बोला, अब समझ में आ रहा है उन्होंने मुझे क्यों यहाँ भेजा। लेकिन अगर ये दोनों बड़े भाई है तो साथ क्यों नहीं रहते? और सरनेम अलग कैसे है इनका? लगता है दोबारा उसी कमरे में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम आज रात को ही उस कमरे में चलेंगे। तो धैर्य बोला, भूल गए, आज सब लोग मेहता के बुक किए हाल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अथर्व बोला, ठीक है, जब दादी और सब लोग इधर उधर होंगे तो मैं मौका देखकर वहां घुस जाऊंगा। तो अक्षत ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा तेरे। तो अथर्व ने हमें गर्दन हिला दी। उसके बाद उन दोनों ने सबके साथ मिलकर नाश्ता किया। मीनल जी अपने कमरे में जा चुकी थी और बाकी सब भी इधर उधर हो रखे थे। रोहिणी किचन में थी। अथर्व को पता था कि सभी चाबियां उसी के पास थी, इसलिए वह अक्षत को सब समझकर अपने साथ वहां लेकर आया। अक्षत रोहिणी से बोला, आंटी। रोहिणी ने देखा तो अथर्व फ्रिज में से पानी ले रहा था। अक्षत उससे बोला, आंटी इसका फोन वही उसे पुराने कैमरे में गिर गया है, तो हम वह लेने जा रहे हैं, तो प्लीज उसे तरफ के दरवाजे की चाबी दे दीजिए। तो रोहिणी बोली, पर बेटा माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी का भी उस तरफ जाना। तो अथर्व गुस्से में बोला, तो हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, मेरा फोन वहाँ गिर गया उसे, पर मेरी मानो और मेरे परिवार वालों के फोन आ रहे होंगे। वह क्या है ना, मेरी मानो का दिन शुरू नहीं होता मुझसे बात किया बगैर। अब इस औरत ने कभी अपने बच्चों को ऐसे छह हो तो ही तो समझेगी ये हार्टलेस। चल अक्षत, मैं गोली मारकर वह ताला ही तोड़ देता हूँ। तो रोहिणी बोली, मैं देता हूँ चाबी, कमरे में रखी है, अभी लेकर आता हूँ। वह उदासी वहां से चली गई। वही अक्षत अथर्व को घूरने लगा। वह बोला, हर वक्त क्यों नहीं सुनता रहता है? तो अथर्व ने कहा, तुझे बड़ी दया आ रही है उन पर, बदली कर ले, फिर मेरी जगह तू रह ले यही। उसकी बात सुनकर अक्षत बोला, नहीं, मैं ना खुद यहाँ रहूंगा और ना ही तुझे रहने दूंगा। चल अब। तो अथर्व मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद दोनों लड़के इस कमरे में थे। अथर्व बोला, मुझे वह एल्बम इस अलमारी से मिली थी, इसी में देखते हैं। वह दोनों उसमें ही ढूंढने लगे। नीचे कुछ बड़ी बड़ी तस्वीर रखी थी। अक्षत उन्हें देखने लगा। उसने एक तस्वीर से धूल हटाई तो वह अथर्व कहकर चिल्लाया। अथर्व ने उसे एक मुक्का मार और बोला, कुत्ते, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? किसी ने सुन लिया तो अक्षत ने कहा, ये देख। अथर्व ने देखा तो मीनल जी और करणवीर जी की शादी की तस्वीर थी। वह भी चिल्लाते हुए बोला, यह क्या? दादी की शादी? वह भी दादू से? यह कैसे हो सकता है? तो अक्सर बोला, वह मोहन दादाजी के बड़े भाई है, तो क्या पता उनके और दादी की शादी हुई हो पहले। तो अथर्व ने कहा, अब तो ये दादू दादी या फिर दादाजी ही बता सकते हैं।
अथर्व ने सबके साथ मिलकर नाश्ता किया। मीनल जी अपने कमरे में जा चुकी थी और बाकी सब भी इधर उधर हो रखे थे। रोहिणी किचन में थी। अथर्व को पता था कि चाबियां उसी के पास थी, इसलिए वह अक्षत को सब समझकर अपने साथ वहां लेकर आया। अक्षत रोहिणी से बोला, आंटी। रोहिणी ने देखा तो अथर्व फ्रिज में से पानी ले रहा था। अक्षत उससे बोला, आंटी इसका फोन वही उसे पुराने कैमरे में गिर गया है, तो हम वह लेने जा रहे हैं, तो प्लीज उसे तरफ के दरवाजे की चाबी दे दीजिए। तो रोहिणी ने कहा, पर बेटा माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी का भी उसे तरफ जाना, वह गुस्सा करेगी। तो अथर्व गुस्से में बोला, तो हम वहां घूमने जा रहे हैं, मेरा फोन वहां गिर गया है उसे, पर मेरी मानो और परिवार वालों के फोन आ रहे होंगे, वह क्या है ना, मेरी मानो का दिन शुरू नहीं होता मुझसे बात किए बगैर। अब इस औरत ने कभी अपने बच्चों को ऐसे छह हो तो ही तो समझेगी यह हाथली। चल अक्षत में गोली मारकर वह ताला ही तोड़ देता हूँ, अथर्व ने कहा। तो रोहिणी बोली, मैं देता हूँ चाबी, कमरे में रखी है, अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह उदास होकर वहां से चली गई। वही अक्षत अथर्व को घूरने लगा। वह बोल, हर वक्त क्यों सुनता रहता है उन्हें तू? तो अथर्वा ने कहा, तुझे बड़ी दया आ रही है उन पर, बदली कर ले, फिर मेरी जगह पर तू रह ले यहाँ पर। तो अक्षत ने कहा, नहीं, मैं ना खुद यहाँ रहूंगा और ना ही तुझे रहने दूंगा यहाँ, चलो। अक्षत ने कहा। तो अथर्व मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद दोनों लड़के इस कमरे में थे। अथर्व बोला, मुझे वह एल्बम इस अलमारी से मिली थी, इसी में देखते हैं। वो दोनों उसमें ही ढूंढने लगे। नीचे कुछ बड़ी बड़ी तस्वीर रखी। अक्षत उन्हें देखने लगा। उसने एक तस्वीर से धूल हटाई तो वह एकदम सॉफ्ट हो गया और अथर्व कहकर चिल्लाया। अथर्व ने उसे एक मुक्का मार और बोला, कुत्ते, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है, किसी ने सुन लिया तो अक्षत ने कहा, ये देख। अथर्व ने देखा तो मीनल जी और करणवीर जी की शादी की तस्वीर थी। वह भी चिल्लाते हुए बोला, यह क्या है, दादी की शादी, वह भी दादू से, यह कैसे हो सकता है? तो अक्षत ने कहा, वह मोहन दादाजी के बड़े भाई है, तो क्या पता उनके और दादी की शादी हुई हो पहले। तो अथर्व ने कहा, अब तो ये बात दादू दादी या फिर दादाजी ही बता सकते हैं। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आई। अक्षत बोला, लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है। तो अथर्वा ने कहा, रूप में इस तस्वीर की फोटो ले लेता हूँ। उसने फोन में फोटो ली और फिर जल्दी से फोन जेब में डालकर अलमारी बंद कर दी। तभी मोहन जी की आवाज नहीं सुनाई थी। वह बोले, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो अथर्व उन्हें देखकर बोला, सुबह मेरा फोन यहाँ गिर गया था, बस वही ढूंढ रहे थे, ये देखिए मिल गया। अथर्व फोन दिखाते हुए बोला। तो मोहन जी बोले, चलो अब यहाँ से। मोहन जी ने खुद उसे बड़े से दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। उसके बाद सब लोग तैयार होकर मेहता के हाल के लिए निकल गए। शाम को मोनिका और रागिनी दोनों की मेहंदी लग गई थी। एक तरफ औरतें ढोलक बजा रही थी और एक तरफ अथर्व बैठा हुआ बोर हो रहा था। वह बहुत ज्यादा बोर हो गया था। तभी वंश और निर्भय लोग भी आ गए। आध्या अभी भी अस्पताल से निकली ही थी, उसे धैर्य लेकर आने वाला था। अथर्व ने निर्भय से आज के दिन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह लोग बाकी दोनों रेलवे ऑफिसर से भी बात कर चुके हैं और उन्हें हर पैसेंजर की चेकिंग करने को कह दिया है। अथर्व ने हाँ कहा और फिर सबके साथ बैठ गया। मोनिका मेहंदी लगाकर अथर्व को दिखाने आई तो अथर्व नहीं, उसे अच्छी है कहकर भगा दिया। कुछ देर में आध्या आ गई तो अथर्व ने उसे कहा, तुम भी जल्दी से मेहंदी लगवा लो। तो आध्या भी मेहंदी लगवानी बैठ गई। लड़कों का आज कोई काम नहीं था, इसलिए वह वहां से एक तरफ कुर्सियों पर बैठ गई। रात में अथर्व आध्या के कमरे में गया और आध्या उसे मेहंदी दिखाते हुए बोली, अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। तो अथर्वानी बारीकी से उनके हाथों को गोरा। तभी उसने देखा तो अंगूठी के नीचे उसने पूरा अथर्व लिखवाया हुआ था। अथर्व ने उसे दिखाए और बोलाए रहा। अच्छा, ये देखकर खुश हो गई तो अथर्व ने उसे एक किस की और फिर वहां से दूसरे कमरे में चला गया जहां धैर्य अक्षत से सुबह के बारे में पूछ रहा था और वंश, अमन और लक्ष्य हैरानी से सब सुन रहे थे। तो वंश बोला, दोनों दादाजी भाई है और दोनों की ही शादी दादी से हुई है, ये क्या झोल है? तो अथर्व ने कहा, ये झोल अब बाद में ही खुलेगा, तो अब इस बारे में कोई भी बात करके इस रोती आत्मा को परेशान नहीं करेगा। सबने देखा तो अक्षत सच में परेशान हो रहा था। तो कुछ देर तक सब नहीं उसे बहलाया और फिर सब सो गए। वहीं दूसरी तरफ औरतों के ढोल गीत रात तक चलते रहे। मेहंदी राचन लागी हाथों में मंडे ने नाम रे। मेहंदी राचन लागी हाथों में मंडे ने नाम री। आय शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। आय शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम रे। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम रे। आय शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। मेहंदी रचेगी गहरी प्यार गहरा होगा। मेहंदी रचेगी गहरी प्यार गहरा होगा। लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा। लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा। मेहंदी रची है सुरंगी बंदा थारे नाम री। मेहंदी रची है सुरगी बंदा थारे नाम री। आय आय शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। आय शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। भूल न जाना हमें जाकर ससुराल तू। भूल न जाना हमें जाकर ससुराल तू।
तड़पेगी ममता मेरी आएगी याद तो। बेटी है पराया धन जाना है पड़ता। दुनिया की रस्मों को हमें है निभाना। दुनिया की रस्मों को हमें है निभाना। बिछड़ा बाजी पायल छनकी बंडा थारे नाम री। बिछड़ा बाजी पायल छनकी बंडा थारे नाम री। आय शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। आय शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। अथर्व और अक्षत दोनों ही उसे स्टोर में थे। अथर्व ने कहा मुझे वह एल्बम इस अलमारी से मिली थी, इसी में देखते हैं। वह दोनों उसमें ही ढूंढने लगे। नीचे कुछ बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी थी। अक्षत उन्हें देखने लगा। उसने एक तस्वीर से धूल हटाई तो वह अथर्व कहकर जोर से चिल्लाया। अथर्व न्यूज एक मुक्का मार और कहा कुत्ते इतनी जोर से क्यों बोल रहा है, किसी ने सुन लिया तो अक्षत ने कहा ये देख। अथर्व ने देखा तो मीनल जी और करणवीर जी की शादी की तस्वीर थी। वह भी चिल्लाते हुए बोला यह क्या दादी की शादी, वह भी दादू से, यह कैसे हो सकता है। उसकी बात सुनकर अक्षत ने कहा दादाजी ने कहा था कि वह उनके बड़े भाई है, तो क्या पता उनके और दादी की शादी हुई हो। पहले तो अथर्व ने कहा अब ये तो दादू दादी या फिर दादाजी ही बता सकते हैं। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आई। अक्षत ने कहा लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है। उसकी बात सुनकर अथर्व ने कहा रुक मैं इस तस्वीर की फोटो ले लेता हूँ। उसने फोन में फोटो ली और फिर जल्दी से फोन जेब में डालकर अलमारी बंद कर दी। तभी उन दोनों को मोहन जी की आवाज सुनाई दी। वह बोले तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो अथर्व ने कहा सुबह मेरा फोन यहाँ गिर गया था, बस वही ढूंढ रहे थे, ये देखिए मिल गया। अथर्व अपना फोन दिखाते हुए बोला। तो मोहन जी ने कहा ठीक है चलो अब यहाँ से। मोहन जी ने खुद उसे बड़े से दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। उसके बाद सब लोग तैयार होकर मेहता के हाल के लिए निकल गए। शाम को मोनिका और आगे नहीं दोनों को मेहंदी लग गई थी। एक तरफ आरती ढोलक बजा रही थी और एक तरफ अथर्व बैठा बोर हो रहा था। वह बहुत ज्यादा बोर हो गया था। तभी वंश और निर्भय लोग भी आ गया। आध्या अभी हॉस्पिटल से निकली ही थी, उसे धैर्य लेकर आने वाला था। अथर्व ने निर्भय से आज के दिन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह लोग बाकी दोनों रेलवे ऑफिसर से भी बात कर चुके हैं और उन्हें हर पैसेंजर की चेकिंग करने को कह दिया है। अथर्व ने हाँ कहा और फिर सबके साथ बैठ गया। मोनिका मेहंदी लगाकर अथर्व को दिखाने आए तो अथर्व नहीं उसे अच्छी है कहकर वहां से भगा दिया। कुछ देर बाद आद्या आई तो अथर्व उससे बोला तुम भी जल्दी से मेहंदी लगवा लो। तो आद्या भी मेहंदी लगवाने बैठ गई। लड़कों का आज कोई काम नहीं था इसलिए वह वहां से एक तरफ कुर्सियों पर बैठ गई। रात में अथर्व आद्या के कमरे में गया और आद्या उसे अपनी मेहंदी दिखाते हुए बोली अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। तो अथर्व नहीं बारीकी से उसके हाथों में देखा। तभी उसने देखा तो उंगलियों के नीचे उसे पूरा नाम अथर्व लिखवाया हुआ था। अथर्व ने उसे दिखाया और कहा ये रहा। आद्या खुश हो गई। तो अथर्व ने उसे एक किस किया और फिर वह वहां से दूसरे कमरे में चला गया जहां धैर्य अक्षत से सुबह के बारे में पूछ रहा था और वंश अमन और लक्ष्य हैरानी से सब सुन रहे थे। तो वंश ने कहा दोनों दादाजी भाई है और दोनों की ही शादी दादी से हुई, यह क्या झोल है। तभी अथर्व ने कहा ये झोल अब बाद में ही खुलेगा, तो अभी इस बारे में कोई भी बात करके इस रोती आत्मा को परेशान नहीं करेगा। सपना देखा तो अक्षत सच में परेशान हो रहा था। तो कुछ देर तक सब ने उसे बहलाया और फिर सब सो गए। वहीं दूसरी तरफ औरतों के ढोल गीत रात तक चलती रहे। अगले दिन सुबह अथर्व हाल के आसपास घूमने निकल गया। उसे समय किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। अथर्व गार्ड को भी चकमा दे चुका था। जब नाश्ते का टाइम हुआ तब सबको पता चला कि वह वहां नहीं है। मीनल जी को आज पहली बार उसे पर बहुत गुस्सा आया। वह बोली मैंने कहा था इस लड़के से कि कहीं बाहर नहीं घूमना है, उसे हल्दी लगी है, आने दो, आज मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। आदित्य और बाकी सब ने आज पहली बार मिलन जी को अथर्व पर गुस्सा करते हुए देखा था। वही उसके दोस्त खुश हो गए थे कि आज अथर्व की अच्छी खातिरदारी होगी, क्योंकि अब तक उनकी मानों ने भी उसे सिर्फ थोड़ा बहुत डांटा था। तभी वंश और आग लगाते हुए बोला दादी जी देखिए आपका दिया चाकू भी वही यही छोड़ गया है। अब तो मिनलजीत तोप का गोला बन चुकी थी। अथर्व खुली सड़कों पर मस्जिद से घूम रहा था। वह खुद से वह आज तो खुली हवा में घूमकर मजा ही आ गया। कल तो मैं शादी जैसे जंजाल में फंस जाऊंगा। साले कमीनी दोस्त हैं मेरे जो बैचलर पार्टी के लिए भी तैयार नहीं हो रहे, उनके लिए ही तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। लेकिन शादी तो होगी, वह भी नाव्या डार्लिंग से। सब लोगों के साथ साथ ये लोग भी चौंक जाएंगे, मजा आएगा। टाइम देख जरा, पेट खाना मांग रहा है। वह तेरे 4 घंटे हो गए मुझे वहां से निकले, अब तक तो सबको पता चल गया होगा। कोई बात नहीं, मेरी क्यूटनेस देखकर कोई गुस्सा नहीं करेगा। अथर्व गाना गाते हुए हाल में पहुंच। एक बारी दिल दे दे दिल दे दे दिल सोनिया तू। तभी उसने मीनल जी को देखा जो उसे ही घर रही थी। वह उनके पास जाते हुए गाना गाने लगा। दो मीनल जी ने उसका कान मरोड़ दिया। वहीं इस बार मोहन जी बिना किसी की परवाह किए जोर से हंसने लगे, साथ में अक्षत और बाकी सब भी।
तभी मीनल जी अथर्व की बाह पर मरते हुए बोले, नालायक, जब देखो तब बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है। मना किया था ना कि हल्दी लग चुकी है, बाहर नहीं जाना घूमने, और ऊपर से वह चाकू भी यही गिराकर चला गया था। उन्होंने एक और चपत उसे लगे। अथर्व ने देखा तो अक्षत और बाकी सब मजे ले रहे थे, तो उसने कहा था, दिया अगर आपको मारना है तो उसे मेरी है ना, उसने मुझे बाहर घूमने के लिए कहा था। अथर्व ने वंश की तरफ उंगली करके कहा तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। वही वंश जल्दी से गर्दन में हिलाने लगा तो अथर्व ने कहा, दादी इसे खुद नहीं पता, यह नींद में जोर जोर से मुझसे कह रहा था, जा अर्थ जी ले अपनी जिंदगी में, तो मैं तो बस इसकी बात मानी थी। सब ने हैरानी से वंश की तरफ देखा। तभी अथर्व वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद वह सबके साथ नाश्ता कर रहा था। मीनल जी नाराज थी उससे, तो अथर्व उन्हें मनाते हुए बोला, दादी ऐसा भी क्या हो गया, मैं बस पास में ही घूमते ही तो गया था। अच्छा पहले मुझे ये बताए कि क्यों मैं बाहर नहीं घूम सकता। तो मीनल जी ने कहा, तुझे हल्दी में मिलकर कई चीज ऐसी लगी है जिसकी खुशबू बुरी हवाओं को आकर्षित करती है। तो अक्षत ने कहा, बुरी हवाओं वह क्या होती है? प्रदूषित हवा तो सुना भी है। तो आदित्य ने कहा, बुरी हवा मतलब भूत प्रेत आत्मा। तो अथर्व हंसते हुए बोला, अरे दादी आप भी ना, फिर तो आपको उन भूतों और आत्माओं के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वह मुझे चिपक गई तो उन्हें मुझे कौन बचाएगा। उसकी बात सुनकर सब लोग एक साथ बड़बड़ाए, ये तो सच है। उसके बाद अथर्व नहीं शाम तक शांति से बैठना सही समझा। सब लोग तैयार हो रहे थे। अथर्व सबकी नजरों से बचते हुए आध्या के कमरे में चला गया तो वह अपने गाउन का दुपट्टा सही कर रही थी। अथर्व अपनी दरवाजे की कुंडली लगे और आध्या के पीछे से बाहों में भर लिया। आध्या खुशी से उसकी तरफ घूमी और बोली, तुम्हारी पसंद तो सच में बहुत अच्छी है, ये कौन मुझ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अथर्व ने कहा, ये तो है, यह मेरी पसंद पर तो जाचेगा ही। अगले दिन सुबह अथर्व हाल के आसपास घूमने निकल गया था। उसे समय किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। अथर्व गार्ड को भी चकमा दे चुका था। जब नाश्ते का टाइम हुआ तब सबको पता चला कि वह वहां नहीं है। मीनल जी को आज पहली बार उसे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैंने कहा था इस लड़के से कि बाहर नहीं घूमना है, उसे हल्दी लगी है, आने दो, आज उसे मैं खुद सबक सिखाऊंगी उसे। आदित्य और बाकी सब ने आज पहली बार मीनल जी को अथर्व पर गुस्सा करते हुए देखा था। वही उसके दोस्त खुश हो गए थे कि आज अथर्व की अच्छी खातिरदारी होगी, क्योंकि अब तक उनकी मानों ने भी उसे सिर्फ थोड़ा बहुत डांटा था। तभी वंश और आग में घी डालते हुए बोला, दादी ये देखिए आपका दिया चाकू भी वह यही छोड़ गया है। अब तो मीनल जी तोप का गोला बन चुकी थी। अथर्व खुली सड़कों पर मजे से घूम रहा था। उसने खुद से कहा, वह आज तो खुली हवा में घूमकर मजा ही आ गया, कल तो मैं शादी जैसे जंजाल में फंस जाऊंगा। साले कमीने दोस्त हैं मेरे जो बेचकर पार्टी के लिए भी तैयार नहीं हो रहे, उनके लिए तो मैं शादी की नहीं करूंगा, लेकिन शादी तो होगी, वह भी नाव्या डार्लिंग से। सब लोगों के साथ साथ ये लोग भी चौंक जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। टाइम देख जरा, पेट खाना मांग रहा है। और तेरी 4 घंटे हो गए मुझे वहां से निकले, अब तक तो सबको पता चल गया होगा। कोई बात नहीं, मेरी क्यूटनेस देखकर कोई भी गुस्सा नहीं करेगा मुझ पर। अथर्व गाना गाते हुए हाल में पहुंचा। तभी उसने देखा मीनल जी को, जो उसे ही घूर रही थी। वह उनके पास न जाते हुए गाने गाने लगा, है दादी। मीनल जी ने उसका कान मरोड़ दिया था। वही इस बार मोहन जी बिना किसी की परवाह किए जोर से हंसने लगे, साथ में अक्षत और बाकी सब भी। तभी मीनल जी अथर्व की बाहों पर मरते हुए बोली, नालायक, जब देखो तब बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है। मना किया था ना, हल्दी लगी है, तुझे बाहर नहीं जाना घूमने के लिए, ऊपर से वह चाकू भी यही गिराकर चला गया। उन्होंने एक और हल्की चपत लगाते हुए कहा। अथर्व ने देखा तो अक्षत और बाकी सब मजे ले रहे थे, तो उसने कहा, दादी अगर आपको मारना है तो उसे मेरी है ना, उसने मुझे बाहर घूमने के लिए कहा था। अथर्व ने वंश की तरफ उंगली करते हुए कहा तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वही वंश भी जल्दी से नामे है गर्दन हिलाने लगा। तो अथर्व ने कहा, दादी यह इसे खुद नहीं पता, यह नींद में जोर जोर से मुझसे कह रहा था कि जा अर्थ जिले अपनी जिंदगी, तो मैं तो बस इसकी बात मानी थी। सबने हैरानी से वंश की तरफ देखा और तभी अथर्व वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वह सबके साथ नाश्ता कर रहा था। मीनल जी नाराज थी उससे, तो अथर्व उन्हें मनाते हुए बोला, दादी ऐसा भी क्या हो गया, मैं बस पास में ही घूमते ही तो गया था। अच्छा पहले मुझे ये बताए कि क्यों मैं बाहर नहीं घूम सकता। तो मीनल जी ने कहा, तुझे हल्दी में मिलकर कई चीज ऐसी लगी है जिनकी खुशबू बुरी हवाओं को आकर्षित करती है। तो अथर्व ने कहा, बुरी हवा वह क्या होता है? प्रदूषण, दूषित हवा सुना था मैंने। तो आदित्य ने कहा, बुरी हवा मतलब भूत प्रेत आत्मा। उसकी बात सुनकर अथर्व ने हंसते हुए कहा, अरे दादी आप भी ना, फिर तो आप कौन? भूतों और आत्माओं के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वह मुझसे चिपक गई तो उन्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो सब लोगों ने एक साथ बड़बड़ाए, ये तो सच है।
उसके बाद अथर्व ने शाम तक शांति से बैठना सही समझा। सब लोग तैयार हो रहे थे। अथर्व सबकी नजरों से बचते हुए आध्या के कमरे में आया तो वह अपने गाउन का दुपट्टा सही कर रही थी। अथर्व ने दरवाजा बंद किया और आध्या को पीछे से बाहों में भर लिया। आध्या खुशी से उसकी तरफ घूमी और बोली, तुम्हारी पसंद तो सच में काम ले, ये गाउन मुझ पर कितना जच रहा है। तो अथर्व ने कहा, ये तो सच है, यह मेरी पसंद पर तो जचेगा है। अथर्व नहीं उसे बेड पर लेटा दिया और बोला, संगीत तो रात तक चलेगा, चलो अभी थोड़ा रोमांस किया जाए। ये कहकर उसने आध्या को किस करना शुरू कर दिया। फिर बीच में रुककर कहा, एक काम करो, इसे निकाल दो। आध्या के पीरियड्स ठीक हो गए थे तो वह मान गई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मोनिका ने आज आद्या को नीचा दिखाने का प्लान बनाया था। उसे ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। एक तरफ उसकी बहन तैयार बैठी थी, वह फोन में लगी हुई थी। मोनिका ने मन ही मन कहा, ये लड़की मेरे अर्थ से हर वक्त चिपकती रहती है, आज मैं इसे इसकी जगह दिखाकर रहूंगी। और अथर्व, बस एक रात और उसके बाद तुम मेरे हो जाओगी। तभी उसकी माँ आ गई और कहा, तुम दोनों तैयार हो गई? तो दोनों ने हाँ कहा तो वह दोनों को ही अपने साथ ले गई। संगीत शुरू हो गया था। पहले तो औरतों ने कुछ देर अपने जीत गए, फिर उसके बाद सब नाचे गाने में लग गए। पहले तो लड़की और लड़के वालों का कंपटीशन चला, जिसमें दोनों ही तरफ से सिंगल या जोड़ीदार जाकर नाचते। सबके शोर से ही पता चल जाता कि किसने अच्छा डांस किया था। जब सब निपट गए तो अथर्व में जोर से बोला, अब मैं नाचूंगा। सब लोग हंसने लगे तो अखिल ने उससे कहा, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे इसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं हो इस शादी से। तो अथर्व ने कहा, ये सच है, मुझसे ज्यादा इस शादी से कोई खुश नहीं है, चलो बेसब मेरे साथ नाचो। अथर्व सब दोस्तों को घसीट कर अपने साथ फ्लो पर ले गया और फिर हुआ उनका बिहार गानों पर डांस। अथर्व खुद कर कभी वंश की गोद में चढ़ जाता तो कभी लक्ष्य की। उन सबको शादी की कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अथर्व के साथ अतरंगी डांस तो वह भी करना चाहते थे। उसके बाद निर्भय लोग भी सब बुलाकर उसके साथ नाचने लगे। उन्हें लगा कि क्या पता ऐसा मौका उन सब की लाइफ में दोबारा आएगा या नहीं, क्या पता है उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन हो। उसके बाद कपल डांस की बारी आई तो सब अपने अपने पेटेंट्स के साथ आ गए। अथर्व ने लक्षिता और ध्वनि को भी बुलाया था। वंश के साथ आध्या आ गई थी। अमन रीति की तरफ देख रहा था, लेकिन सामने अथर्व को देखकर उसे अपने मन को समझ लिया। राधिका और वह एक तरफ खड़ी की। तभी मोनिका का भाई ऋतिक ने राधिका को डांस के लिए पूछा तो राधिका मना करने लगी, लेकिन वह बिना उसकी बात सुनी उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। जो आध्या के साथ खड़े वंश ने भी देखा, उसे पर बहुत गुस्सा आया। उसे पता नहीं चला कब उसकी पकड़ आध्या के हाथ और कमर पर कस गई, जिससे आध्या चौंकते हुए उसे देखने लगी। आध्या ने देखा कि वंश जलती हुई निगाहों से ऋतिक और राधिका को देख रहा था तो उसका माथा ठंड का। जब वंश की पकड़ ढीली नहीं हुई तो आध्या नहीं उसे आवाज देकर होश में लाया। तो वंश को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। उसने आध्या से सॉरी कहा और फिर आराम से उसके साथ डांस करने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार राधिका की कमर पर रख ऋत्विक के हाथ पर थी। वही आलोक मेहता अपने बेटे के साथ राधिका को देखकर राकेश से बोल, राकेश जी एक बार और अपने फैसले पर विचार कीजिएगा, देखिए मेरा बेटा आपकी बेटी को कितना चाहता है। तो राकेश ने देखा तो राधिका उसके साथ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो उसने आलोक से कहा, मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी हमारी दोनों बेटियां अपना सपना पूरा करना चाहती है, उनका इंस्टीट्यूट खुल जाए उसके बाद हम उनकी शादी के बारे में सोचेंगे। तो आलोक बोला, अरे राकेश जी, क्या आप भी शादी के बाद वह गृहस्थी संभालेगी या फिर अपना इंस्टीट्यूट? लड़कियों को इतने बड़े पंख नहीं देनी चाहिए कि वह हमारे बराबर में आकर खड़ी हो जाए। राकेश को उसकी बात सुनकर उसे पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, माफ कीजिएगा, फिर तो आपको किसी अनपढ़ लड़की से अपने बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। उसने मन ही मन खुद से कहा, अच्छा हुआ जो मैंने हम ही नहीं भरी इस रिश्ते के लिए, इसके बेटे की सोच भी इसके जैसे ही होगी। मोनिका ने आज आध्या को नीचा दिखाने का प्लान बनाया था। उसे ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी, एक तरफ उसकी बहन तैयार बैठी थी, वह फोन में लगी हुई थी। मोनिका मान ही माँ बोली, ये लड़की मेरे अर्थ से हर वक्त चिपकती रहती है, आज मैं इसे इसकी जगह दिखा कर रहूंगी। और अथर्व, बस एक रात और उसके बाद तुम मेरे हो जाओगे। तभी उसकी माँ आ गई और कहा, तुम दोनों तैयार हो गई? तो दोनों ने हाँ कहा तो वह दोनों को ही अपने साथ ले गई। संगीत शुरू हो गया था। पहले तो औरतों ने कुछ देर अपने जीत गए, फिर उसके बाद सब नाचे गाने में लग गए। पहले तो लड़की और लड़के वालों का कंपटीशन चला, जिसमें दोनों ही तरफ से सिंगल या जोड़ीदार जाकर नाचते। सबके शोर से ही पता चल जाता था कि किसने अच्छा डांस किया था। जब सब निपट गए तब अथर्व जोर से कहा, अब मैं नाचूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगे तो अखिल ने उससे कहा, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे इससे ज्यादा खुश कोई भी नहीं हो इस शादी से।
तो अथर्व ने कहा, ये सच है, मुझसे ज्यादा इस शादी से कोई खुश नहीं है, चलो बे सब मेरे साथ नाचो। अथर्व सब दोस्तों को घसीटकर अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गया और फिर हुआ उनका बिहारी गानों पर डांस। अथर्व खुद कर कभी वंश की गोद में चढ़ जाता तो कभी लक्ष्य की। उन सबको शादी की कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अथर्व के साथ अतरंगी डांस तो वह भी करना चाहते थे। उसके बाद निर्भय लोग भी सब भूलकर उसके साथ नाचने लगे। उन्हें लगा कि क्या पता ऐसा मौका उन सब की लाइफ में दोबारा आएगा या नहीं, क्या पता है उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन हो। उसके बाद कपल डांस की बारी आई तो सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ आ गए। अथर्व ने लक्षिता और ध्वनि को भी बुलाया था। वंश के साथ आध्या आ गई थी। अमन रीति की तरफ देख रहा था, लेकिन सामने अथर्व को देखकर उसने अपने मन को समझ लिया। राधिका और वह एक तरफ खड़ी थी। तभी मोनिका का भाई ऋतिक ने राधिका को डांस के लिए पूछा तो राधिका मना करने लगी, लेकिन वह बिना उसके बात सुन उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। जो आध्या के साथ खड़े वंश ने भी देखा उसे पर बहुत गुस्सा आया। उसे पता नहीं चला कब उसकी पकड़ आध्या के हाथ और कमर पर कस गई, जिससे आध्या चौंकते हुए उसे देखने लगी। आध्या ने देखा कि वंश चलती हुई निगाहों से ऋतिक और राधिका को देख रहा था। उसका माथा ठनका का जब वंश की पकड़ ढीली नहीं हुई तो आध्या ने उसे आवाज देकर होश में लाया। तब वंश को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। उसने आध्या से सॉरी बोला और फिर आराम से उसके साथ डांस करने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार राधिका की कमर पर रखी ऋतिक के हाथ पर थी। वही आलोक मेहता अपने बेटे के साथ राधिका को देखकर राकेश से बोल, राकेश जी एक बार और अपने फैसले पर विचार कीजिएगा। देखिए मेरा बेटा आपकी बेटी को कितना चाहता है। तो राकेश ने देखा तो राधिका उसके साथ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो वह लोग से बोल, मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी हमारी दोनों बेटी अपना सपना पूरा करना चाहती है। उनका इंस्टीट्यूट खुल जाए उसके बाद हम उनकी शादी के बारे में सोचेंगे। तो आलोक ने कहा, अरे राकेश जी, क्या आप भी शादी के बाद वह घर गृहस्थी संभालेगी या फिर अपना इंस्टीट्यूट? लड़कियों को इतने बड़े पंख नहीं देने चाहिए कि वह हमारे बराबर में आकर खड़ी हो जाए। राकेश को उसकी बात सुनकर उसे पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, माफ कीजिएगा, फिर तो आपको किसी अनपढ़ लड़की से अपने बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। और फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, अच्छा हुआ जो मैंने हम ही नहीं भरी इस रिश्ते के लिए, इसके बेटे की सोच भी इसके जैसी ही होगी। हमारे देश में आज भी बहुत से लोगों की ऐसी सोच है कि लड़कियां कभी लड़कों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। लड़कियां तो सिर्फ किचन में खाना बनाते हुए अच्छी लगती है, ना कि किसी ऑफिस में बैठकर काम करते हुए, अपना सपना पूरा करते हुए। और इसीलिए आज भी हमारे देश की कई लड़कियां सपने तो देखती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें नहीं मेंटल ही सपोर्ट मिलता है और ना ही फिजिकल। हर वक्त लोग उन्हें पीछे खींचने में ही रहते हैं। खास के लोग समझ पाते कि लड़कियां भी लड़कों के जैसी ही होती है, उनका भी पूरा हक होता है अपने सपने पूरे करने का। वही डांस करते हुए अब सब अपनी पार्टनर्स बदलने लगे। डांस करते हुए ही आध्या अथर्व के पास आ गई और मोनिका वंश के पास। राधिका की भी जान में जान आई, वह अक्षत के पास आ गई थी और गाना भी चेंज हो गया था। अथर्व आध्या के साथ बड़ा रोमांटिक होकर डांस कर रहा था, लेकिन आध्या उसे घूर रही थी। अथर्व उसने उससे कहा, क्या हुआ, मेरी हरी मिर्च लाल की हो गई? तो आध्या गुस्से में बोली, उसे डायन से बड़ा चिपक कर डांस कर रहे थे। मैं अगर अपनी भांजी या फिर दीदी को प्यार करूं तो तुम भुने हुए पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हो। तो अथर्वा ने उससे कहा, इतनी क्यूट एक्सप्रेशन मत दो वरना अभी किस कर लूंगा। और रही उसकी बात तो वह बेचारी अनजान है, अपने आने वाले कल से होने दो उसे खुश। कल शाम को उसका सब कुछ लूटने वाला है, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। तभी आध्या की नजर मोनिका और वंश पर गई तो वह अर्थ से बोली, एक बात बोलो। तो अथर्व बोला, पता है आई लव यू ही बोलोगी तो आई लव यू टू। तो आध्या उसे घूरने लगी तो अथर्व ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो बोलो। तो आध्या बोली, मुझे लगता है कि वंश राधिका को पसंद करता है। अथर्व ने उसकी तरफ देखा तो आध्या ने कहा, अभी जब मोनिका का भाई उसके साथ डांस कर रहा था तो वह शायद जुलूस फुल कर रहा था। वह बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। अथर्व निबंध की तरफ देखा जो मोनिका से कुछ कह रहा था तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है।